लोकसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्पीकर पद के लिए चुनाव हुए। हालांकि हुआ है, 2 बार पहले ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत लंबे समय से ऐसा कोई मौका नहीं आया था। स्पीकर का चुनाव आमतौर पर आम सहमति से हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में इस पर भी चुनाव की नौबत आ गई और तब से ये सवाल लगातार उठ रहा था कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों बीजेपी अपनी हठधर्मिता दिखा रही है, क्यों वो विपक्ष की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही है कि डिप्टी स्पीकर उसका होना चाहिए। बहरहाल आज ओम बिरला और के सुरेश के बीच जब चुनाव हुआ तो जाहिर तौर पर ओम बिरला को ही जीत मिली। ध्वनि मत से ओम बिरला जीते और उसके बाद ये तय हो गया कि ओम बिरला ही अब लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। दूसरी बार वो इस पद पर बैठे हैं और इस नाते उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। बीजेपी इस बात पर बहुत खुश थी, लेकिन इस दौरान विपक्ष के सांसदों ने जो कुछ कहा उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासतौर पर राहुल गांधी जो अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनकी बात जो रही, उसके अलावा अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, चंद्रशेखर आजाद जो कि मतलब भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं और जिन्होंने दलित नेता बनकर उभरे हैं चुनाव में, इन तमाम लोगों ने जो बातें कही उसको भी काफी गौर करने की जरूरत है, खासकर बीजेपी को। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी विपक्ष के सांसदों की इन बातों पर गौर करेगी? क्या मोदी सरकार का रवैया बदलेगा? क्या ओम बिरला पिछले बार की तरह इस बार भी अपना रवैया वही रखेंगे, यानी सत्ता पक्ष को साथ और विपक्ष की बातों को दबाना? ये सारे सवाल अब और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है आने वाले वक्त पर, आज हम इसी पर खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। अभी आप और राजीव जी, आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हम बार बार ये देख रहे थे, सदन की कार्रवाई लगातार उसका सीधा प्रसारण भी हम कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि कैसे विपक्ष के सांसद अपनी राय रख रहे हैं। वे ओम बिरला को बधाई दे रहे हैं। राहुल गांधी तो जो परिपाटी है कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो प्रधानमंत्री के साथ बाकायदा ओम बिरला को उनके आसंदी तक छोड़ने भी गए। जितनी संसदीय परंपराएं हैं सबका पालन हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर लोकतांत्रिक परंपराओं का भी पालन आगे जितने वक्त तक ये सरकार चलेगी? अब तो ऐसा लग रहा है कि स्पीकर उनका बन गया है, तो अब मोदी जी कम से कम ये सोच रहे होंगे कि अब उनकी सरकार को और मजबूती मिल गई है। हो सकता है वो इस पूरा कार्यकाल करने के ही उम्मीद में अभी भी हो, लेकिन क्या इसमें हमें भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन अब इस सरकार में होगा? क्योंकि आज जो कुछ जैसे ही ये सब शुरू हुआ, मतलब ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू करवाई, जब उनके सारे विपक्ष के सांसदों ने और सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी अपनी अपनी बात रखी उन्हें बधाई देते हुए, और उसके बाद ये भी देखा गया कि ओम बिरला ने एक तो उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया, 2 मिनट का मौन भी रखवाया। उसके अलावा उन्होंने 1-2 सांसदों के माइक बंद करने की बात भी आ रही है सामने। यानी ऐसा लग रहा है कि फिर से पुराने ढर्रे पर लोकसभा को चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस कोशिश में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? आपसे ये जानना चाहती हूँ अमलेंदु जी, लेकिन पहले हम राहुल गांधी की आज की बात सुन लेते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष, कल शाम को वो चुने गए नेता प्रतिपक्ष और आज एक तरह से उनका पहला दिन था सदन में बतौर नेता प्रतिपक्ष। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, इसको सुनते हैं अमलेंदु जी, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the house efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. अमलेंदु जी, यहाँ पर राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि आपकी क्या ड्यूटी है और आप किस तरह से, हम उम्मीद रखते हैं कि आप किस तरह से इस सदन को चलाएंगे। और उस पर उन्होंने सबसे जरूरी बात ये कही कि विपक्ष की आवाज को सुना जाएगा, जो कि इंडिया की आवाज है। आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या ओम बिरला राहुल गांधी की इन बातों पर गौर करेंगे? क्योंकि संविधान का हवाला राहुल गांधी दे रहे हैं, ये उनका अलग तरीका है,
उसी संविधान का हवाला ओम बिरला भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपातकाल को याद करते हुए। इन दोनों अप्रोचेस में आप क्या फर्क देखते हैं? देखिए समिता जी, असल में दोनों अप्रोचेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी तो याद दिला रहे हैं कि आपको संविधान के अनुसार काम करना है और आपको संविधान के दायरे से बाहर नहीं निकलना है। राहुल गांधी ये याद दिला रहे हैं ओम बिरला को कि आप स्पीकर बन गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप स्पीकर बन गए हैं और ध्वनि मत से आप जो बन गए हैं। हमने मत विभाजन की मांग नहीं करी, वरना मत विभाजन नहीं हो सकता, लेकिन आप बन गए हैं तो आपकी अब जिम्मेदारी ये है कि आप राग द्वेष से ऊपर उठकर और पार्टी की जो दलगत भावना है उससे ऊपर उठ करके आप सदन के हित में और संविधान के हित में आप काम करेंगे। ये उनको समझाने की कोशिश राहुल गांधी ने की। लेकिन जो ओम बिरला ने कहा समिता जी, वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए वो एजेंडा था। और कांग्रेस का ये आरोप है कि वो बीजेपी के एजेंडे की तहत बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या आवश्यकता थी आपातकाल की बात करने की, और उसमें फिर ये भी जोड़ना कि साहब कांग्रेस ने संविधान को ये किया या कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया। आप चूंकि सदन के आप एक तरीके से चीफ रेफरी हैं, तो आपको इस समय तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। और आप बने हैं, जब स्पीकर बने हैं, तो आपके अंदर वो न्यायाधीश वाली बातें भी आनी चाहिए। तो वो आपके अंदर इसका मतलब दिखाई नहीं पड़ी। जो राहुल गांधी अपेक्षा कर रहे थे अब ओम बिरला को शुभकामनाएं देते हुए, मुझे लगता है कि उसे तुरंत ही ओम बिरला साहब ने खारिज कर दिया एक तरीके से, इस तरीके की बातें करके, और फिर 2 मिनट का मौन भी रखवा दिया। उस मौन को, हालांकि उस मौन में ही खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ। वो मौन ठीक है, भाजपा के लोगों ने मौन रखा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से तो हंगामे होते रहे ओम बिरला को लेकर के। और फिर विपक्ष ने सवाल उठाए भी कि भाई आप को जब चुना गया है तो कम से कम आप आज के दिन तो आप थोड़ा सा संयम बरत ही सकते थे, ऐसा समझा जा सकता है समिता जी। ठीक है, आपको भारतीय जनता पार्टी के तरीके कार्यकर्ता के तरीके से काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आप वहाँ से चुन कर के आए हैं। आप अपने पहले के जो रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष तमाम, उनसे आप कोई प्रेरणा लेना नहीं चाहते हैं, आप उन संसदीय परंपराओं से कोई अच्छी बातें ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी, आप क्या करते हैं, लेकिन कम से कम आज के दिन आप जो थे वो थोड़ा संयम बरत सकते थे और ये आप कोशिश कर सकते थे कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप सदन के स्पीकर चुने गए हैं। उसको करने में मुझे लगता है कि ओम बिरला जो है वो बुरी तरीके से विफल रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता जो हैं या मोदी जी के अच्छे सिपाही जो हैं वो एक तरीके से साबित हुए हैं। तो आज की इसमें कुल मिलाकर के समिता जी, राहुल गांधी ने बहुत सी बातें उनको याद दिलाई थी। ये भी याद दिलाया था कि ठीक है कि सरकार के पास बहुमत है, लेकिन जनता की आवाज़ जो है वो हमारे पास है, विपक्ष के पास है जनता की आवाज़। तो विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ को अनसुना नहीं किया जाए और उसको दबाने की कोशिश ना की जाए। लेकिन यहाँ तो वो सुनने अनसुने की करने की बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से एक तरह से देखा जाएगा, वो स्पीकर खुद खड़े हो गए हैं आज जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं। तो ये एक तरीके से समिता जी लोकतंत्र की मर्यादाओं का क्षरण होते हुए हम देख रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए कह रहे थे कि इसका अमृत काल लिखा जाएगा, इसका स्वर्णिम काल लिखा जाएगा, यानी क्या क्या वो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगता है कि पिछला कार्यकाल जितना खराब था ओम बिरला का, क्या यह उससे भी ज़्यादा खराब होने वाला है? कम से कम पिछली बार पहले ही दिन ओम बिरला ने इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। आज जिस तरीके से उन्होंने शुभकामना संदेश मिलने के तुरंत बाद जो बातें की समिता जी, उससे साफ संदेश मिल रहा है कि मोदी जी बहुत घबराए हुए लगते हैं, और मोदी जी की घबराहट का असर ओम बिरला के ऊपर साफ दिखाई पड़ता है समिता जी। बिल्कुल, और ये घबराना उनका जायज भी है अमलेंदु जी, क्योंकि आज जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने उनको शुभकामनाएं दी, वो एक तरह से उनको चेतावनी भी थी। मतलब अखिलेश यादव ने तो बहुत गहरा तंज किया, उन्होंने ये बता दिया कि कुर्सी कितनी ऊंची पहले होती थी और अब कितनी ऊंची कुर्सी है, और उसको आप कैसे वो बना सकते हैं। इसके साथ मेरा ख्याल है डिम्पल यादव और महुआ मोइत्रा ने भी ये कहा कि पहले यासुदीप बंदोपाध्याय जो टीएमसी के, उन्होंने ये कहा कि पहले माइक जो बंद होते थे या आप जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया वो नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी ये याद दिलाया कि छोटे दल हैं लेकिन उनकी भी क्या महत्ता है। मतलब वहां पर तो निर्दलीय जो आते हैं या जो छोटे दल हैं, हर एक की जो आवाज है वो सुनी जानी चाहिए, लेकिन इसी आवाज को अभी से अनसुना करने की कोशिश ओम बिरला जो है वो दिखा रहे हैं। और पहले दिन ये नजर आ गया कि किस तरह से वो आगे भी काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष उनको ऐसा करने की अनुमति देगा? कम से कम आज के जो माहौल है उसको देखते हुए तो नहीं लगता अमरेंदु जी की विपक्ष इतनी आसानी से उनका जो रास्ता है वो छोड़ देगा। मतलब पिछले बार की संसद और इस बार की संसद में जमीन आसमान का फर्क हम कह सकते हैं। और आज जो है मतलब जिस तरह से ध्वनि मत से उनको चुना गया, मतलब ये होता कि वोट अगर पड़ते
तो शायद आपको क्या लगता है अमरेंदु जी की अगर वोटिंग होती, मान लीजिए अगर किसी भी तरह से वो वोट डाले जाते तो क्या मामला पलट सकता था? और ध्वनि मत से जो किया गया, क्या इसमें भी सरकार की कोई अपनी वो थी, चाल थी, या विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया? तो विपक्ष क्या ये एक तरह से अपना वो बड़ा दिल दिखाना चाह रहा है कि ठीक है आप हमने अपना एक प्रोटेस्ट आपको करके बता दिया, लेकिन आप जो चाहे करें, लेकिन हम आपको इतने आसानी से सारी चीजें करने नहीं देंगे? क्या विपक्ष ने ये बताया का जिक्र किया, लेकिन ये बताया कि असल आपातकाल क्या है? मतलब याद दिला दिया कि पिछले बार किस तरह एक झटके में सांसदों को, 100 से अधिक सांसदों को निलंबित किया गया था। यहाँ हम बात भी वही कर रहे हैं कि ध्वनि मत से हुआ, अगर वोट पड़ते तो शायद कुछ और भी खेल सामने आता, या ये नजर आता कि ओम बिरला कितने कम वोटों से जीते हैं, शायद ये बात भी हो सकती थी। बहरहाल अब जो कुछ नहीं हुआ उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन विपक्ष की जो मांग है डिप्टी स्पीकर वाली, उस पर अब क्या मोदी सरकार क्या पिछले बार की तरह अपना अड़ियल रवैया दिखा पाएगी, या विपक्ष इस बार इस तरह से अपनी मांग रखेगा? क्योंकि अभी तो मांग उसकी नहीं मानी गई। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या बिना डिप्टी स्पीकर के इस बार भी सदन चलेगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बिना डिप्टी स्पीकर के इस बार सदन किसी हाल में नहीं चल पाएगा, और ये सदन की जिम्मेदारी है कि वो डिप्टी स्पीकर बनाए। जो संविधान के तहत प्रावधान है उसमें भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद हो। और आज असदुद्दीन ओवैसी जो ना इंडिया गठबंधन में शामिल हैं ना एनडीए में शामिल हैं, उन्होंने भी ओम बिरला को याद दिलाया कि किस तरीके से आपको जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए भी काम करना है, डिप्टी स्पीकर भी आपको बनाना है, ये उन्होंने एक तरीके से याद दिलाया। तो डिप्टी स्पीकर को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार दबाव में रहेगी और इंडिया गठबंधन इस पर दबाव डालेगा। दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, और एनडीए के अंदर से भी आवाज़ें उठ सकती हैं कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी नहीं आखिर तक कि डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो महाराष्ट्र में उन्होंने देखा है डिप्टी स्पीकर के जरिए किस तरीके से वहाँ चीज़ें हो रही थी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया था तो बाजी पलट जाती उद्धव ठाकरे के समय, जिस समय एकनाथ शिंदे को बनाया गया था। तो वो इसीलिए मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई लोकसभा का डिप्टी स्पीकर हो, क्योंकि सरकार अल्पमत की सरकार है एक तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, 240 पर अटकी हुई है, और ये आरोप लग रहे हैं इस खासतौर से विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी अपना स्पीकर इसीलिए चाहती है, मतलब चाहती थी ताकि वो ऑपरेशन लोटस चला सके और खासतौर से उसके सहयोगी हैं उनके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई कर सके। ये विपक्ष का आरोप है। अब वो आरोप कितना सही है कितना गलत है ये तो विपक्ष जाने, लेकिन जो चीज़ें सामने दिख रही हैं उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और डिप्टी स्पीकर को लेकर के जो हेजिटेशन एक तरीके से कहा जा सकता है, जो हिचक कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की, वो यही है कि डिप्टी स्पीकर अगर हमने विपक्ष को दे दिया और डिप्टी स्पीकर ने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो जो ऑपरेशन लोटस चलाने की बातें हैं या बहुत से बिल पास कराए जाने हैं, किस तरीके से कानून पास कराए जाने, उसमें फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं सरकार के लिए। तो वो स्थिति पैदा ही मत होने दो कि कोई डिप्टी स्पीकर की बात हो। हालांकि जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शर्मित्रा जी मल्लिकार्जुन खड़गे को फ़ोन किया था राजनाथ सिंह ने, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि भाई डिप्टी स्पीकर आप दीजिए तो हम आपको समर्थन करते हैं, तो ये परंपरा जो रही उस परंपरा का आप पालन कीजिए। लेकिन वो परंपरा तो हमने देखा कि आज किस तरह से परंपराएं तोड़ी गई, आज भी बहुत सी परंपराएं तोड़ी गई हैं। तो इस सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से या नरेंद्र मोदी से हमको ये आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि वो किन्हीं संसदीय परंपराओं का या लोकतांत्रिक मूल्यों का या लोकतांत्रिक परंपराओं का किसी भी तरीके से कोई पालन करेंगे। जो उनकी विचारधारा है, जहाँ से वो आते हैं आरएसएस, उसकी जो विचारधारा है वो उसका पालन करेंगे निश्चित तौर पे, तो वो उनको संविधान से भी कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के जितने लोग जा रहे थे शपथ लेने के लिए, तो वो संविधान की प्रति लेकर के जाते थे और संविधान दिखाते थे। और नरेंद्र मोदी को बहुत परेशानी जो थी उसमें देखी जा सकती थी कि आप कोई सदस्य जाकर के संविधान दिखा करके शपथ लेता था, तो परेशानी के भाव सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पढ़े जा सकते थे और भाजपा के लोगों के चेहरे पर भी भाव जो थे पढ़े जा सकते थे। तो यानी संविधान से दिक्कत है इस सरकार को और नरेंद्र मोदी को संविधान से दिक्कत है, ये साफ देखने में आया है शर्मित्रा जी। तो अब जो लोकसभा में जो कहा ओम बिरला ने और उस पर जिस तरीके से बवाल हुआ, तो स्पीकर को लेकर के उस पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहे हैं कि स्पीकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जो आपने सवाल किया था कि डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव की मतलब नहीं होगा या विपक्ष को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए विपक्ष ने खासतौर से इंडिया गठबंधन ने एक रणनीति के तहत कहा जाए बेनकाब कर दिया इस सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से ये मनमानी करना चाहते थे और विपक्ष को जो थे वो धोखा देना चाहते थे। ये
इंडिया गठबंधन ने साबित कर दिया कि आप एक तरफ बात कर रहे थे कि साहब सहमति बन जाए, सर्वसम्मति से हो स्पीकर का चुनाव, और जब 10 मिनट रह गए आखिरी समय में पर्चा दाखिल करने के, तो आपने ले जाकर के चुपचाप जो था वो दाखिल करा दिया ओम बिरला का पर्चा। तो लेकिन विपक्ष तैयार था, चूंकि सतर्क था कि उसे मालूम था कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, विपक्ष ने भी तुरंत जाकर के अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन मत विभाजन की मांग इसलिए नहीं करी शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि मत विभाजन के जरिए आगे की बहुत सी रणनीति जो है उसका खुलासा हो सकता था इंडिया गठबंधन की, कि आगे किस तरीके से सरकार को गिराया जाना है या सरकार किस तरीके से अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, और उस समय इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, वो रणनीति का खुलासा आज ही हो जाता अगर मत विभाजन की मांग इंडिया गठबंधन करता। तो वो एक शर्मनाक स्थिति जो थी वो बीजेपी की सरकार के लिए तो होती, चूंकि मालूम पड़ जाता कि कितने लोग साथ में हैं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी आगे की रणनीति जब एक तरीके से सामने खुल करके आ जाती, चूंकि अब जैसे कि इस खबरें आ रही हैं, शिरोमणि अकाली दल जो है वो आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसको इसी तरीके से तोड़ना चाहती है जिस तरीके से उसने शिवसेना को तोड़ दिया था महाराष्ट्र में। अब ये जो हरसिमरत कौर बादल हैं उन्होंने आरोप अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, हम लोग जिस समय लाइव कर रहे थे उसी समय उनका वक्तव्य आ गया था। उसके बाद फिर उनके शिरोमणि अकाली दल के और नेता कई हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं, चंडीगढ़ से बयान आ रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके से तोड़ना चाहती है अकाली दल को, रीजनल पार्टीज़ को सबको ख़त्म करना चाहती है। तो यानी रीजनल पार्टीज़ की जो चिंताएँ हैं शर्मिष्ठा जी इसको लेकर के जिस तरीके से, तो उसमें इस डिप्टी स्पीकर की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उस डिप्टी स्पीकर को कोई काम ना मिले और कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि जो मोदी सरकार के लिए, या अब मोदी सरकार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मोदी जी खुद नहीं कह रहे हैं मोदी सरकार, वो एनडीए सरकार कह रहे हैं, तो एनडीए सरकार को कोई दिक्कतें पैदा हो या ऑपरेशन लोटस चले बीजेपी के सहयोगियों के ऊपर तो कोई दिक्कतें हों, कुछ बिल पास कराने हो तो सरकार के लिए दिक्कत हो, तो इससे बचने के लिए जो है वो ये रास्ता निकाला जाएगा कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव ना हो। लेकिन विपक्ष की मांग तगड़ी है, विपक्ष इसकी मांग करेगा और हो सकता है कि विपक्ष इसके लिए बाध्य करे लोकसभा स्पीकर को, कि अब तो लोकसभा स्पीकर के हाथ में है इसको चुनाव कराना, कि आप इसका डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराइए। और असदुद्दीन ओवैसी ने खुल करके जिस तरीके से कहा, और स्पीकर को धन्यवाद देते समय ही उन्होंने कहा कि आप जो है जिम्मेदारी निभाइए और छोटे रीजनल पार्टीज़ जो हैं उनका भी आप बचाव कीजिए। तो आपको ये करना है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि वो खैर कोई बचाव कोई करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है उससे साफ लगता है कि उनकी जिस विचारधारा से वो आते हैं उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व जो है वो इस एक सम्मानित कुर्सी पर बैठ करके भी वो उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी वो स्वयं सेवक पहले हैं और स्पीकर बाद में। ये आज एक तरीके से कहा गया शर्मिष्ठा जी, तो ओम बिरला ने इसको साबित किया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में खड़गे जी की वो बात जो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी थी कि रस्सी जल गई बल नहीं गए वाली बात, यहाँ पर अमरेंदु जी मुझे लगता है कि न केवल मोदी जी बल्कि बीजेपी के तमाम सांसदों के लिए भी अब यही बात कही जा सकती है कि उनका संख्या बल कम हो गया है, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठने का एक गुरूर, एक अहंकार जो है, या सत्ता में बैठकर विपक्ष को एक हेय दृष्टि से देखना, ये चीज जो है अभी भी लगातार जारी है। जिस तरीके से राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू किया गया है और बार बार उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सारी बातें जो है अब सोशल मीडिया पर भी दिख रही हैं और लोग इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से हार गई। ऐसा मतलब जैसे कि कभी इससे पहले चुनाव में या सदन में कभी कोई वोट पड़े हो तो हार जीत हुई ना हो, इस तरीके की बात जो है वो की जाती है बीजेपी, खासकर बीजेपी की ट्रोल आर्मी की ओर से। लेकिन अब विपक्ष के सांसदों को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि किन बातों पर ध्यान देना है, किन बातों को बिल्कुल छोड़ देना है और किस तरह अपने मुद्दे पर डटे रहना है। जिस संविधान को लेकर चुनाव में चले थे उस संविधान को आखिर में वो सदन के भीतर तक ले आए हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि अब सदन चलेगा, अब सरकार चलेगी तो उसको संविधान के हिसाब से ही चलाना होगा। ये बात विपक्ष जो है उसने बिल्कुल साफ कह दी है। जो शिवसेना यूपीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं अरविंद सावंत, जिन्होंने अमरेंदु जी, उनका भी एक महत्वपूर्ण बयान है, उस बयान को हम सुनते हैं पहले। हम हार नहीं चाहते, हेड ट्रेड नहीं चाहते, और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं वो दीवारें यहाँ टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है, किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे तब बुरा लगता है।
किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है, तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार इस यहाँ पर अमलेंदु जी, अरविंद सावंत ने उन तमाम मुद्दों को उठाया है जो पिछली संसद में, मतलब 16वीं और 17वीं दोनों लोकसभा में जो मुद्दे काफी अहम रहे, लेकिन सरकार ने उन पर न संवेदना दिखाई, न कोई अपनी फिक्र दिखाई, न मोदी जी को कभी ये लगा कि मेरे रहते, जब वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और उनकी सेवा करने का ये नतीजा है कि किसानों को साल भर तक सड़क पर बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, या मणिपुर को लेकर जो उन्होंने कहा कि मणिपुर पर आंसू तक नहीं बहाए तो तकलीफ होती है। लेकिन अब क्या मोदी सरकार इसी तरह से उन जरूरी मुद्दों को उपेक्षित कर पाएगी? और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले सारे मुद्दों का जिक्र कर दिया गया है, यानी विपक्ष ने क्या ये बता दिया है कि जो बातें पीछे छूट गई हैं, जिन बातों पर आपने अभी तक न्याय नहीं दिया या जिन बातों पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, तो ये मत भूल जाइए कि आप फिर से सत्ता में आ गए तो वो बातें खत्म हो गई, वो बातें अभी भी हैं और सदन में हम उस पर चर्चा कराएंगे। क्या ये संदेश देना चाहे विपक्ष के सांसदों ने? देखिए समिता जी, विपक्ष के सांसदों ने साफ साफ संदेश दिया। पहले तो ओम बिरला को संदेश दिया, दूसरा संदेश सरकार के लिए था। ओम बिरला जी को ये संदेश दिया कि मान्यवर, आपको अब राग द्वेष से ऊपर उठ करके आपको सदन चलाना होगा। पिछले 5 साल जिस तरीके से आपने सदन चलाया, उस तरीके से सदन नहीं चलेगा। विपक्ष की आवाज़ आप दबा नहीं पाएंगे। और उनको याद दिलाया कि आपके कर्तव्य क्या हैं और जिम्मेदारियां जो हैं वो एक लोकसभा अध्यक्ष की क्या होती हैं, ये उनको याद दिलाया गया। और ये बताया गया एक तरीके से मतलब बिटवीन द लाइन्स की आप अध्यक्ष चुने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप उस लोकसभा सदस्य चुन करके आए हैं। लेकिन अब आप चूंकि लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो आप अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रह गए हैं, वो आप द्वितीयक हैं। आप प्राथमिक तौर पर अब आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं और आपको इससे राग द्वेष से ऊपर उठना होगा, दलगत भावना से ऊपर उठना होगा और एक समन्वय के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर के आपको सदन को चलाना होगा। आप नरेंद्र मोदी के दूत नहीं हैं या आप नरेंद्र मोदी के एजेंट नहीं हैं, आप लोकसभा के स्पीकर हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, गरिमामयी पद है और आपको उस पद की गरिमा का ख्याल रखना है। नरेंद्र मोदी के एजेंडे का ख्याल आपको नहीं रखना है या भाजपा के एजेंडे का ख्याल नहीं रखना है। ये विपक्ष की तरफ से खासतौर से ओम बिरला जी को ये समझाने की कोशिशें की गई समिता जी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ओम बिरला जी ने इनसे कोई सबक लिया या कुछ समझे कुछ, या हो सकता है अभी चूंकि अभी हुआ था तो सबक नहीं ले पाए हों। मोदी जी ने पहली टास्क दे दिया हो कि आपको इमरजेंसी जाकर के रखना है, तो वो जाकर के आके उन्होंने रटा है जो उनको दिया गया है, वो टास्क वो किया है। लेकिन फिर भी उनको बचना चाहिए था कि आप चूँकि आप लोकसभा के स्पीकर हो गए हैं, अब मोदी जी आपको हटा भी नहीं सकते हैं, तो आप तो कम से कम निश्चिंत हो ही सकते हैं 5 साल के लिए। 5 साल के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ किसी ने कुछ नहीं देखा है। 5 साल आप रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, चूँकि जो इतिहास है पिछले 5 लोकसभा स्पीकर्स का जो दूसरी चुने गए हैं, उनका ये है कि वो कभी अपना कार्यकाल पूरा कर ही नहीं पाए हैं। और अनुप्रिया पटेल जो थी, जो इनकी ही मंत्री हैं, मतलब एनडीए सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने भी याद दिलाया कि पिछले 5 जो थे वो किस तरीके से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं दी कि आप अपना 10 साल पूरा करें। तो लेकिन जो परंपराओं की बात चल रही है समिता जी, तो ये भी परंपरा है, तो इसका मतलब कि कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे ओम बिरला किस तरीके से। तो क्या मध्यावधि चुनाव होगा देश में, मोदी जी मध्यावधि चुनाव कराएंगे या क्या परिस्थितियां बनेंगी, वो एक लंबी बहस बात के लिए भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो उनको याद दिलाया गया है ओम बिरला साहब को, वो यही याद दिलाया गया है कि मान्यवर आपको अब राग द्वेष से ऊपर उठ करके और सदन को जो है वो सरकार के एजेंट की तरीके से नहीं, आपको निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाना है। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अब सदन को चलाने की है, भारतीय जनता पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी आपको चलाने की है। अब आप एक स्वतंत्र इकाई हैं और निष्पक्ष इकाई हैं, संवैधानिक पद है आपका, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो बाद में हैं, आप पहले लोकसभा के स्पीकर हैं। ये बताने की एक तरीके से कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की गई। अब देखना ये है समिति कि विपक्ष की जो समझाइश थी उसका कुछ असर स्पीकर के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि हमको लगता ही है कि शायद उसका कोई असर स्पीकर के ऊपर नहीं हुआ, चूँकि ओम बिरला साहब ने जिस तरीके की बातें की आपने पहले ही अभिभाषण में जिसको कहा जाए, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय है। चूँकि स्पीकर की तरफ से किसी दल को टारगेट करना या किसी पूर्व प्रधानमंत्री को टारगेट करना, ये स्पीकर का काम नहीं है। और ये एक तरीके से कहा जाए संसदीय परंपराएं जो हैं और संसदीय मूल्य जो हैं उनके खिलाफ जाता है। अब इस पर विपक्ष क्या एक्शन लेता है ये देखना होगा। हो सकता है विपक्ष इस पर
स्पीकर को कोई नोटिस भी दे, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर को इस पर नोटिस देना चाहिए विपक्षों को मिला करके, क्योंकि बिरला जी का जो भी वक्तव्य था वो वक्तव्य किसी भी तरीके से संवैधानिक मूल्यों का और संवैधानिक जो परंपराएं हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझा जा सकता है। विपक्ष का आरोप भी कुल मिला के यही है, खासतौर से कांग्रेस का आरोप है कि ओम बिरला जी जो बात कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर के काम कर रहे थे। तो ओम बिरला जी को निष्पक्ष होना भी है, और सिर्फ होना ही नहीं है बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखना भी है, जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं फिर कहूँगा कि ओम बिरला जी का दायित्व अब सदन के प्रति है, लोकसभा के प्रति है, किसी नरेंद्र मोदी या किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब ओम बिरला जी का कोई दायित्व या कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उनको जो जिम्मेदारी उनको मिली है लोकसभा को चलाने की, उस जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से निष्पक्ष भाव से उसका उनको निर्वहन करना चाहिए, और अच्छी स्वस्थ परंपरा जो रही है हमारे इस लोकतंत्र की उसको निभाना चाहिए। उनको सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि पीएस संगमा ने जिस तरीके से चलाई उसमें भी कोalition की गवर्नमेंट थी, या जिस तरीके से जीएमसी बालियोगी ने चलाई संसद उसमें भी कोalition की गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से सोमनाथ चटर्जी ने चलाई उस समय भी कोalition की गवर्नमेंट थी। तो कोalition की गवर्नमेंट्स में भी खासतौर से इन 3 लोकसभा सदस्यों, लोकसभा स्पीकर्स जीएमसी बालियोगी और पीएस संगमा और सोमनाथ चटर्जी, इन्होंने जिस तरीके से सदन को चलाया उससे मुझे लगता है कि ओम बिरला साहब को काफ़ी ज़्यादा सबक लेने की आवश्यकता है। और अगर उनको याद नहीं हो, चूँकि वो तीसरी बार ही चुन करके आए हैं सांसद, हो सकता है उनको इतिहास की कुछ जानकारी ना हो, तो कम से कम जो लोकसभा की लाइब्रेरी है उसमें इन पुराने स्पीकर्स की क्लिपिंग्स होंगी, उनको निकाल करके उनको देखना चाहिए कि किस तरीके से पीएस संगमा सदन का संचालन करते थे, जीएमसी बालियोगी किस तरीके से करते थे, और किस तरीके से सोमनाथ चटर्जी ने सदन का संचालन किया। और सोमनाथ चटर्जी से तो ये भी सीख लेने की आवश्यकता है कि सोमनाथ चटर्जी माकपा के सदस्य थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, तब से वो लोकसभा में जीत करके आए थे। और जब वो स्पीकर चुन लिए गए उसके बाद फिर परमाणु करार के मुद्दे पर जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस लिया यूपीए सरकार से, तो उनसे कहा गया सोमनाथ चटर्जी से कि आप स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये कह करके जब अब मैं स्पीकर हूं तो अब मैं किसी दल का सदस्य नहीं रह गया हूं, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये भावना जिस तरीके से सोमनाथ चटर्जी ने दिखाई, ओम बिरला चाहें तो इतिहास में अपने को सोमनाथ चटर्जी के बराबर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है ओम बिरला साहब ने आज जिस तरीके से सदन का संचालन किया और जिस तरीके से उन्होंने आपातकाल को लेकर के टिप्पणियां की, उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ओम बिरला साहब पिछले दिनों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वो सोमनाथ चटर्जी या वो पीएस संगमा या वो जीएमसी बालियोगी या वो बलराम जाखड़, ऐसे लोगों से किसी भी तरीके का कोई वो सबक लेने के लिए तैयार भी नहीं है, और शायद उनको संसदीय परंपराएं जो है उनका ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान को लेना चाहते भी नहीं है। वो एक तरीके से मोदी जी के दूध की तरीके से ही शायद काम करना चाहते हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये उनके मन की बात होगी, उनके मन की बात क्या है उनको उसको जाहिर करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं वो निश्चित तौर पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा तो नहीं कही जा सकती, और स्वस्थ लोकतंत्र में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, खासतौर से लोकसभा स्पीकर जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। सर मित्रा जी जी बिल्कुल शोभा नहीं देता है, और लोकतंत्र के लिए भी ये चीज कोई अच्छी मिसाल नहीं है। मतलब बहुत उम्मीदें थी कि जब 18वीं लोकसभा ये जो शुरू होगी और इसमें बीजेपी का जो संख्या बल कम हुआ है उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं अहंकार भी कम होगा, लेकिन स्पीकर से लेकर बीजेपी के सांसदों तक ये अहंकार जो है वो बिल्कुल सिर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने, आपको याद होगा अमलेंदु जी, पिछले बार जब उन्होंने एक जो मणिपुर पर जब उन्होंने अपनी बात रखी थी तब उन्होंने इसी अहंकार की याद दिलाई थी कि ये अहंकार, इससे तो रावण भी नहीं बच पाया, इसका जिक्र उन्होंने किया था, और तब उनकी बहुत सारी बातों को कार्रवाई से हटा दिया गया था। अब इस बार भी क्या होगा, क्योंकि अब तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी खुलकर और ज्यादा मुद्दों पर अपनी बात अब वो रखेंगे, और उनकी हर एक बात को काटना या हटाना मेरा ख्याल है अब इतना आसान नहीं होगा। और अब जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सदन में पहुंचे हैं तो उनका अंदाज भी अमलेंदु जी काफी बदला हुआ दिख रहा है। एक तो आज वो कुर्ते पैजामे में नजर आए, मतलब जो उनका सफेद टी शर्ट एकदम ट्रेडमार्क बन गया था, और जो अपने जन्मदिन पर उन्होंने ये कहा भी था कि ये पारदर्शिता और एकदम एक निष्ठता और ये सब उन्होंने बातें कही थी कि इससे दृढ़ता मिलती है मुझे। और इस पर उन्होंने ये भी कहा था कि आपको अगर ये टी शर्ट मतलब उनके कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये राय उन्होंने जनता से मांगी थी। आज राहुल गांधी कुर्ते पजामे में नजर आए और जिस मतलब धैर्य के साथ वो अपनी बातें रख रहे थे,
आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, क्या राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? क्योंकि आज उनका अंदाज काफी कुछ बदला हुआ था। बातें वो बिल्कुल वही कह रहे थे जो वो पहले कहते थे, लेकिन पहले जब वो संसद में होते थे तो उनके अंदाज में एक अलग आक्रामकता देखने मिलती थी। अब जो है बातों में आक्रामकता नहीं रहेगी, हालांकि मुद्दे वो अभी भी मेरा ख्याल है वही उठाएंगे जिसके लिए उनको वहां पर जनता ने भेजा है, और बाकी विपक्ष भी इस बार उनके साथ है। आपको अमलेंदु जी की इस बार राहुल गांधी का अंदाज और विपक्ष का अंदाज, क्या मोदी जी के अभी तक के जितने, मतलब हम याद करें कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाना या शूर्पणखा जैसी हंसी या बाकी जितने भी जो रिमार्क्स अभी तक मोदी जी के होते रहे या उनके एक्शंस जैसे हुए हैं, या राहुल गांधी जब उनसे गले मिलने चले गए थे और उस वक्त उन्होंने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी थी, बाकी लोगों ने जो कुछ कहा था, पहले की संसद में जब ये होता था कि विपक्ष को एकदम ही निकृष्ट और नकारा साबित करने की कोशिश बीजेपी की रहती थी, लेकिन अब क्या ऐसा कर पाएगी बीजेपी? और राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष किस तरह की भूमिका में, या उनका क्या आपको लगता है कि अंदाज देखने हमको मिलेगा? देखिए सुमित्रा जी, आज तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को जितना बोलने का अवसर मिला, वो अवसर सिर्फ इतना था कि स्पीकर को शुभकामनाएं देनी थी। तो जाहिर सी बात है कि शुभकामना संदेश में एग्रेशन तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत संयमित तरीके से और ओम बिरला साहब को नसीहत भी राहुल गांधी ने दे दी, ये कह करके कि ठीक है कि बहुमत उनके पास है, लेकिन जनता की आवाज़ जो है वो इंडिया के साथ है, इधर है जनता की आवाज़, यानी आपको जनता की आवाज़ सुननी होगी, ये उन्होंने बताने की कोशिश राहुल गांधी ने की। निश्चित तौर पर समिता जी, जब सदन चलेगा और फिर और मुद्दे उठेंगे तो राहुल गांधी की आक्रामकता जो है वो अब सदन के अंदर देखने को मिलेगी, और यही परेशानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से नरेंद्र मोदी की परेशानी ये समझी जा सकती है कि राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लोकसभा में खड़े होंगे और वो उनको अधिकार होगा कि वो बिना स्पीकर की अनुमति के बीच में उठ करके खड़े हों। जब वो खड़े होंगे तो फिर बाकी लोगों को खामोश होना होगा, जो सदन की परंपराएं हैं उसके मुताबिक चलते हुए। यानी अब राहुल गांधी खुल करके प्रहार मोदी जी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर करेंगे, ये समझ में आ रहा है। आप देखिए कि पिछले लोकसभा में भी राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुल करके वार की नरेंद्र मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, उसका नतीजा हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई और किस तरीके से उसको एक तरह से कहा जाए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो जो ख्वाब देख रहे थे कि 400 पार और 370 पार, वो सारा उनका एजेंडा था वो धराशायी हो गया। तो राहुल गांधी जो अब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए। और इससे बड़ी बात समिता जी है कि राहुल गांधी अब तमाम उन कमेटियों में होंगे जो कि संवैधानिक पदों पे नियुक्तियों का चयन करती है, उस समिति के सदस्य राहुल गांधी होंगे। अब अगर सीबीआई के चीफ का चयन किया जाना है तो उस कमेटी में राहुल गांधी भी होंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ, और किसी का चयन किया जाना है तो उसमें भी राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री के साथ साथ। तो यानी कि अब जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी के पास होगी। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो लगातार ऐसे तमाम मसलों को उठाएंगे जो अभी तक सदन में नहीं उठाए जाते थे या जिनको उठाने का मौका नहीं मिलता था। तो राहुल गांधी जब किसी मसले को उठाएंगे तो इतना आसान ओम बिरला के लिए नहीं होगा कि वो कहे कि नोप नोप बैठ जाइए, अब वो बैठ जाइए नोप नोप, उसमें मुझे लगता है लगाम लगनी चाहिए। हालांकि आज बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। ओम बिरला साहब ने आपातकाल पे बोल करके ये आभास दिया है कि नहीं, अभी वो अपना नोप वाला जो है वो जारी रखेंगे, उसमें अभी कोई चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन उस पर भी लगाम लगेगी समिता जी, चूँकि विपक्ष बहुत तगड़ा है। कल ही इस सदन में घटना हुई, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था कि कोई सदन कुछ पहुँचे, शायद संविधान की प्रति लेकर के पहुँचे थे, तो जो अनुप्रिया पटेल हैं उन्होंने कहा कि ये सदन की परंपरा नहीं रही है। तो जो धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आजमगढ़ से जीत करके आए हैं, उन्होंने फिर कहा कि जब आपने शुरू किया है बोलने का तो आपको सुनना भी पड़ेगा, अब धैर्य रखिए, सुनने की आप आदत डालिए। यानी कि अब सत्ता पक्ष को ये बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि महोदय आपको अब सुनने की आदत डालनी होगी। वो समझ चला गया कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के मोनो डायलॉग किया करते थे, एक तरफा संवाद किया करते थे, अब वो एक तरफा संवाद की स्थिति नहीं होगी। लगातार विपक्ष आपको बीच में टोकेगा और विपक्ष की तरफ से आपको बताया जाएगा। पप्पू यादव ने भी कल जिस तरीके से सर मित्रा जी, एक तरह से कहा जाए जो प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि मेहता, और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं
किरण रिजिजू, उनको जिस तरीके से हड़काया है, तो ये भी संदेश दे दिया गया है। ये ओम बिरला साहब के लिए मुझे लगता है संदेश है, उनके लिए संदेश है, चूँकि भर्तृहरि मेहताब तो तब भी 7 बार के सांसद हैं, ओम बिरला साहब तो 30 बार के ही सांसद हैं, पप्पू यादव तो 4 बार इंडिपेंडेंट सांसद हैं। तो जब माइक बंद करने की कोशिश करेंगे ओम बिरला साहब, तो हो सकता है पप्पू यादव उनको भी याद दिलाएं कि मान्यवर आप 3 बार के सांसद हैं, मैं 4 बार का इंडिपेंडेंट सांसद हूँ और 6 बार का सांसद हूँ, तो आप तो किसी कृपा पे जीत करके आए हैं, मैं किसी कृपा पे जीत करके नहीं आया हूँ। तो ये ओम बिरला साहब को भी ये नसीहत पप्पू यादव दे सकते हैं कि आप हमको समझाइएगा कि क्या है इसमें मर्यादाएं और क्या क्या परंपराएं हैं। तो मैं 6 बार का सांसद हूँ और 4 बार का इंडिपेंडेंट सांसद हूँ। तो ये जिस तरीके से बताया, या जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जब ले रहे थे शपथ, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी हुई कि क्या आप यहाँ भाषण देंगे, उनका कि हाँ बिल्कुल देंगे और आपको सुनना पड़ेगा, इसीलिए आए हैं यहाँ सर, हम इसीलिए आए हैं यहाँ, बोलने के लिए ही आए हैं। तो यानी अब सत्ता पक्ष को भी और स्पीकर को भी विपक्ष की आवाज़ सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सर मित्रा जी, इस लोकसभा का सबसे बड़ा संदेश यही है, मोदी जी को भी विपक्ष की आवाज़ सुननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को भी सुननी पड़ेगी, और लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला साहब, उनको भी विपक्ष की आवाज़ अब सुननी पड़ेगी। आप दबा नहीं सकते हैं, तिला नहीं घोट सकते विपक्ष की आवाज़ का, ये तो सर मित्रा जी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, भले ही संसद का वो रूप बदल गया है, यानी नया संसद भवन हो गया है, लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारियां हैं और विपक्ष के जो तेवर हैं वो नहीं बदले हैं। ये इस नई संसद भवन में भी ये साफ नजर आ रहा है। और खासकर मोदी जी को, जिन्होंने कौन राहुल पूछा था, तो अब उनको हर कदम पर ये जवाब मिलता रहेगा कि ये राहुल, ये राहुल, ये राहुल। हर जगह उनको राहुल गांधी सामने मिलेंगे बैठे हुए, या हर जगह वो मौजूद रहेंगे। तो मोदी जी शायद अब ये सवाल सपने में भी नहीं करेंगे कि कौन राहुल। उन्हें ये याद हमेशा रहेगा कि किस राहुल गांधी को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की, या उनके बहाने जो ये इंडी गठबंधन और घमंडिया गठबंधन और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, विपक्ष को जिस तरह से अपमानित किया। लेकिन उसके बाद जब सदन शुरू हुआ तो ये बोल दिया कि विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए और नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आज आपसे ये विपक्ष के सांसदों ने भी बता दिया है कि जिम्मेदारी किस चिड़िया का नाम है और किस तरीके से विपक्ष उसको अपने कंधों पर बैठाकर चल रहा है, ये साफ साफ विपक्ष अब जो बता रहा है। लेकिन इधर हम जो देख रहे हैं अमलेंदु जी, जो बीजेपी का रवैया है, जो अभी भी बदलने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण सवाल, ये मतलब ये तो सदन की बात हो गई और स्पीकर पर भी ठीक है बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली, लेकिन उधर जो सड़क पर एक, या ये कहें कि आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके का रवैया अभी चल रहा है, उस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। कल किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए किया और उसके बाद उनकी जो तबीयत बिगड़ी, आज उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं, एक टी शर्ट में, मतलब बिल्कुल वो दिख रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके बाद बीजेपी जिस तरीके से, मतलब वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन सबको लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, या जांच के बहाने, भ्रष्टाचार की जांच के बहाने दिल्ली पर कब्जा करने का क्या कोई इरादा इस समय बीजेपी का नजर आ रहा है, और इसके लिए फिर से ईडी कोई टूल बनाया जा रहा है और सीबीआई को? देखिए समिता जी, ईडी और सीबीआई तो टूल के तरीके से काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल में उन्होंने बीजेपी के टूल के तरीके से काम किया ही, लेकिन अभी भी संकेत मिल रहे हैं कि उसमें उस तरीके की कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं आएगी। और नरेंद्र मोदी के इशारों पे जिस तरीके से, या बीजेपी के इशारे पे जो विपक्ष आरोप लगाता है कि एजेंसियाँ काम करती हैं, वो उसी तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, इसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के मसले पर या हेमंत सोरेन के मसले पर पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, उसके साथ खड़ा हुआ है। चूँकि आज ही अखिलेश यादव और वृंदा करात जो सीपीएम के नेता हैं, वो जाकर के आतिशी से मिली हैं, अस्पताल में जाकर के दोनों लोग मिले हैं और अपनी एकजुटता जो है उन्होंने जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल की समिता जी सुनवाई के दौरान ही राउजवनी कोर्ट में तबीयत खराब हो गई थी, चूँकि उनका जो शुगर लेवल था वो डाउन हो गया था। तो उनको तुरंत जो था वो चाय बिस्कुट दिया गया अहमद के कमरे में ले जा करके, और उसके बाद फिर उनकी जो थी वो स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। यानी कि जिस आधार पे अरविंद केजरीवाल जमानत की मांग कर रहे थे सर मित्रा जी, वो बातें कोर्ट के अंदर साबित होती दिखाई दी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और कोर्ट ने भी उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। तो अब ये अदालतों के ऊपर भी है कि वो देखें किस तरीके से कि आप एजेंसियों के कहने पर ही अदालतें फैसले देंगी या फिर वास्तव में न्याय भी होगा। ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है एक लंबी इस पर बहस हो सकती है कि भाई एजेंसियां तो चाहेंगी कि सरकार के जो विरोधी हैं या जो मोदी जी के विरोधी हैं या बीजेपी के विरोधी हैं उनको जेलों में रखा जाए, तो अदालतें क्या वो भी सरकार का टूल
टूल की तरीके से उन पे मतलब होगा, या वो निष्पक्ष तरीके से काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी और दूसरे लोगों की आवाज़ें भी सुनी जाएंगी। तो ये एक लंबी बहस का मसला हो सकता है, इस पर बहस चलती हुई रहती है समिता जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस सरकार की तरफ से, वो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के मोदी जी के मन में कोई बहुत भयंकर कोई ग्रंथि जो है वो एक तरीके से दिखाई पड़ती है। और जिस तरीके से आपको समिता जी याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने जब इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे तो आकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल मत होइए, और लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और मिलकर के चुनाव भी लड़े, और सीटों का बंटवारा तो दिल्ली, गुजरात और गोवा में ही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था और हरियाणा में हुआ था। लेकिन उसका असर जो है वो पूरे देश भर में चुनाव में पड़ा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी उसका असर जो था वो देखने को मिला, जबकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो ये अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो एक भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए जो ग्रंथि है वो सामने निकल करके समिता जी आ रही है, तो वो एजेंसियां टूल की तरीके से काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि चूँकि सदन अभी चल रहा है, कल विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को इस मसले को ज़ोरदार तरीके से सदन के अंदर उठाया जाना चाहिए और गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य की मांग की जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। भाई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ भी है, कोई आर्थिक अपराध हुआ भी है, तो आपके पास अगर सबूत है तो ठीक है, उस पर आप काम कीजिए, लेकिन आप उससे पहले ही गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालते हैं। तो ये चीज़ें इस एक तरीके से सब ठीक ठाक नहीं हैं, और अदालतों को भी इस पर मुझे लगता है ध्यान देने की आवश्यकता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है और अपने विरोधियों को किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं तो इस व्यवस्था में समिता जी कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस की स्थिति होनी चाहिए कि अगर संविधान का एक अंग जो है, मान लीजिए, या सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है या अपने दायित्वों से विमुख हो रही है, तो दूसरी जो संवैधानिक संस्था है उसको आगे बढ़ करके एक्शन इस पर लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी अब क्या परिस्थितियां बनती हैं और किस तरीके से दायरे बटे हुए हैं और कौन कहां तक कितना हस्तक्षेप कर सकता है, वो संवैधानिक बाध्यताएं बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता निश्चित तौर पे है कि किस तरीके से सरकार अपने विरोधियों के विरुद्ध जो है वो देश के साथ कार्रवाई कर रही है। समिता जी, अरविंद केजरीवाल के केस से समझाया सकता है। जी बिल्कुल, चाहे स्पीकर की बात हो चाहे सरकार की बात हो, इन दोनों का ही दायित्व है कि वो राग द्वेष से ऊपर उठकर, मतलब अपना एक कोई निजी एजेंडा लेकर ना चलें, बल्कि जो न्याय सम्मत और जो संविधान सम्मत चीजें हैं उनको करें। लेकिन अफसोस की बात यही दिख रही है कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, और फिर इसीलिए हर बार उम्मीद जो है वो न्यायपालिका पर ही आकर टिक जाती है। आज अदालत में सीपीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी है, जिस पर अदालत ने अभी अपना जो वेकेशन जज हैं अमिताभ रावत, उन्होंने अभी जो ऑर्डर है उसको रिजर्व मतलब अभी सुरक्षित रखा है, और शाम तक इस ऑर्डर का वो मतलब वो सामने आ जाएगा कि इस मामले पर अदालत क्या आदेश पारित करती है। मतलब अब सीबीआई की रिमांड जाते हैं अरविंद केजरीवाल या उनको कोई और राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या लोकतंत्र को अभी इस तरह के रवैये से राहत मिल पाएगी या नहीं, क्या संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो या ये जो शराब घोटाले का मामला हो या हेमंत सोरेन को जेल का मामला हो या संविधान की बात जब लोकसभा में उठ रही है, उस पर जो ओम बिरला यानी जो अभी निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनका जो रवैया है, ये सारी चीजें एक फिक्र पैदा कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष अभी उम्मीद बढ़ा है पूरे देश को कि वो इतने जल्दी सब चीजों को बिखरने नहीं देगा, और इंडिया गठबंधन जैसे आपस में एकजुट है वैसे ही वो संविधान को भी मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ है। तो इसी नोट पर अमलेंदु जी आज इस चर्चा को हम यहाँ खत्म करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।